भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे झूठ जिन्होंने भारतीय समाज को तोड़कर रख दिया है। भारतीय इतिहास के ऐसे कई रहस्य अभी भी उजागर होना बाकी हैं, जो इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते या जिनके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। दरअसल इतिहास जैसा है उसे वैसा ही प्रकट किया जाना चाहिए। भारत पिछले सैकड़ों सालों से गुलाम और दीनहीन रहा। इसके बारे में अब लोग जानना नहीं चाहते कि गुलामी के काल में क्या क्या हुआ था, जिसके परिणाम हम आज तक झेल रहे हैं। ये सही है कि अतीत के बुरे वक्त को भूलकर नए भविष्य को गढ़ना चाहिए, लेकिन ये भी उतना ही सही है कि जो लोग अतीत से सीख नहीं लेते वे अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आधारित है हमारे भारतीय इतिहास के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण कथन के ऊपर। तो दोस्तों, जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिए वीडियो के लास्ट मोड तक और जानिए अपने भारतीय इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे ही तथ्य के बारे में। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। दोस्तों, गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया था। क्या आपको ये हास्यास्पद नहीं लगता? ये ऐसा है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज ले और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। दोस्तों, बचपन से हम लोगों को यही बताया गया है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी, जबकि सच बात तो ये है कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचाने का समुद्री मार्ग बताया था, ना कि उन्होंने भारत की खोज की थी। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे ये नहीं बताते थे कि ये मसाले वे पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। ये कारोबारी अरब के उस पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहाँ तक सवाल भारत का, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं हैं जिसे पार करना उस दौर में असंभव ही था। भारत दूसरी ओर से 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसे में यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में आना, जो कि अनुमान से कहीं ज्यादा लंबा और जोखिम भरा हुआ था। दूसरा रास्ता था अरब और ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन ये रास्ता अरब के लोग इस्तेमाल करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने नहीं देते थे। तीसरा रास्ता समुद्र का था, जिसमें चुनौती देने वाला सिर्फ एक समुद्र ही था। ऐसे में एक देश के समुद्री मार्ग को खोज करने यूरोप के नाविक निकल पड़े, जिसके बारे में सुना बहुत था लेकिन देखा नहीं। इन नाविकों में एक का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि इटली के निवासी थे। भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले कोलंबस अटलांटिक महासागर में भ्रमित हो गए और अमेरिका की तरफ पहुंच गए। कोलंबस को लगा कि अमेरिका ही भारत है। इस कारण वहां के मूल निवासियों को रेड इंडियंस के नाम से जाना जाने लगा। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1498 में भारत का समुद्री मार्ग खोजने निकले। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी से होती है। इतिहास में 2 बातें प्रचारित की जाती हैं। पहली यह कि भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है। दूसरी यह कि सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे, अर्थात वे आर्य नहीं थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों ही बातें झूठ हैं। भारतीय इतिहास की शुरुआत को सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर बौद्ध काल से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। कुछ इतिहासकार इसे सिकंदर के भारत आगमन से जोड़कर देखते हैं। बौद्ध काल या सिंधु घाटी सभ्यता के काल को प्राचीन भारत के इतिहास का काल मानना उचित नहीं। दरअसल ये भारत के प्राचीन काल का अंतिम हिस्सा था। यदि हम मेहरगढ़ संस्कृति और सभ्यता की बात करें तो वह लगभग 7000 से 3300 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1700 ईसा पूर्व अस्तित्व में थी। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत 1200 ईसा पूर्व से 240 ईसा पूर्व के बीच नहीं हुई थी। यदि हम धार्मिक इतिहास के लाखों वर्ष के प्राचीन इतिहास को न भी माने तो संस्कृत और कई प्राचीन भाषाओं के इतिहास के तथ्यों के अनुसार प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत लगभग 13,000 ईसा पूर्व हुई थी, अर्थात आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व। उस 15,000 वर्ष में
में भारत ने जहां एक ओर हिमयुग देखा तो वहीं उसने जल प्रलय को भी झेला है। उस दौर में भारत में इतना उन्नत, विकसित और सभ्य समाज था जैसा कि आज देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसे कई प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र और राजाओं की वंशावली का वर्णन है जिससे भारत के प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। ये झूठ है या सच, इसकी फिर से खोज की जानी चाहिए। यदि इसमें भ्रम है तो इस भ्रम को ही यथावत इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए। महान सम्राट पोरस को हराकर, बंधक बनाकर जब सिकंदर के सामने पेश किया गया तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने कहा, मेरे साथ वो व्यवहार करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सचमुच ये एक अच्छा वाक्य है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई है? क्या ये यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर को महान बनाने के लिए नहीं लिखा है? दोस्तों, हमारे इतिहास में राजा पोरस को वह स्थान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। राजा पोरस कौन थे, इसके बारे में भी अधिक जानकारी इतिहास में नहीं मिलती है, जबकि हमारे इतिहास में मुगल आक्रमणकारियों के बखान भरे पड़े हैं। जबकि सच ये है कि भारत का इतिहास आज राजा पोरस के कारण ही सिकंदर से बचा हुआ था। हमारे इतिहास में लिखा गया है कि सिकंदर ने पोरस को हराया, जबकि पोरस ने सिकंदर को हराकर उसको जीवन दान दिया था। अगर सिकंदर पोरस से जीत जाता तो वह पोरस के बाद मगध साम्राज्य पर हमला करता, जो कि उस वक्त भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। इतिहास में कहीं भी मगध साम्राज्य और सिकंदर के बीच में टकराव का वर्णन नहीं है, क्योंकि सिकंदर राजा पोरस से हारकर झेलम के तट पर से ही वापस लौट गया था। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं आखिर राजा पोरस थे कौन। राजा पोरस का असली नाम राजा पुरुषोत्तम था, जिनको राजा पुरी भी कहा जाता था। चूंकि भारतीय इतिहास को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया था, इसलिए राजा पुर के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो भी जानकारियां उपलब्ध हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही सूचना और मंदिरों, कहावतों, खंडहर की दीवारों में मिली है। बाकी का उल्लेख यूनानी इतिहास में है और यूनानी इतिहास में राजा पुर को राजा पोरस ही लिखा गया है। ज्ञात तथ्यों के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार राजा पोरस ने 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था। राजा पुरुषोत्तम पुरु वंश के राजा थे और इनका साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में और आसपास तक फैला हुआ था। दोस्तों, उस समय सिकंदर अपने विश्व विजेता बनने के अभियान पर थे। उन्हें कई लोगों ने भारत की समृद्धि के बारे में बताया था। सिकंदर ने जब भारत पर हमला किया तो उसने तक्षशिला के राजा अंबी को हराया था। राजा अंबी ने उनसे इतनी सारी दौलत दी कि सिकंदर विस्मित हो गया। उसने सोचा कि जब एक छोटे से राज्य में इतना धन है तो पूरे भारत में कितना धन होगा। उसने अंबी के साथ संधि करके भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। राजा अंबी ने सिकंदर को पोरस के ऊपर हमला करने को कहा। राजा पोरस और तक्षशिला के राजा अंबी के बीच दुश्मनी थी। सिकंदर ने राजा पोरस को आत्मसमर्पण करने का संदेश भिजवाया, लेकिन राजा पोरस ने मना कर दिया और युद्ध का न्योता भेज दिया। राजा पोरस और सिकंदर के बीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध को बैटल ऑफ हाइडास्पेस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि झेलम नदी को ग्रीक भाषा में हाइडास्पेस कहा गया है। सिकंदर और पोरस की सेना के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। अपनी सेना का ये हाल देखकर बहुत ही घबरा गया और उसने राजा पोरस के पास संधि प्रस्ताव भेजा, जिसे राजा पोरस ने स्वीकार कर लिया था। राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुई संधि में लिखा था कि सिकंदर अब यहाँ से वापस लौट जाएगा। सिकंदर की मजबूरी थी राजा पोरस से संधि करना, क्योंकि अगर वो संधि नहीं करता तो राजा पुर उसे मार डालते और अगर किसी तरह सिकंदर से जीत भी जाता तो आगे का रास्ता उसका बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि आगे मगध साम्राज्य था जो उस वक्त भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। घनानंद उस वक्त मगध का राजा था। दोस्तों, अजीब लगता है ना, जबकि भारत में सिकंदर को महान कहा जाता है और उस पर गीत लिखे जाते हैं, उस पर तो फिल्में भी बनी हैं और एक कहावत भी निर्मित हो गई है, जो जीता वही सिकंदर। यदि सचमुच ही भारतीयों ने पश्चिम नहीं भारतीय इतिहासकारों को पढ़ा होता तो वे कहते जो जीता वही पोरस, लेकिन अंग्रेजों की 200 वर्ष की गुलामी ने अंग्रेज भक्त जो बना दिया है। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक पुस्तक ग्लिम्पस सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं कि सिकंदर अभिमानी, उदंड, अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह स्वयं को ईश्वर के समान समझता था। क्रोध में आकर उसने अपने निकटतम मित्रों और सगे संबंधियों की हत्या की और महान नगरों को उसके निवासियों सहित पूर्णतः ध्वस्त कर दिया था।